फिर से सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज अध्याय 15 जीवों में श्वसन, इसका प्रश्न उत्तर हल करेंगे हम लोग। लेकिन उसके पहले एक चीज़ और, अब जितना भी प्रश्न हल करवाएंगे उसमें आप लोगों को किताब में ही, चूँकि जो हम लोग अगर डिटेल्स हम किताब एक बार पढ़ लेते हैं तो सारा का सारा आंसर उसी में मिल जाता है, जिसको हम खोजने का भी प्रयास करेंगे कि किसी प्रश्न का उत्तर अगर लिखना हो तो उसे हम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न देखिए दिया है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं, जिसमें पहला है क नंबर कि अंतः श्वसन के समय पसलियां, हमारी छाती के पास जो पसलियां हैं वह कैसे गति करती है अंतः श्वसन के समय। तो देखिए पेज नंबर 196 196 में दिया है, अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। तो यहाँ पर ऊपर और बाहर की ओर गति करती है, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वह सही होगा, ये वाला। दूसरा है कि उच्च श्वसन के समय पसलियां, उच्च श्वसन यानी जब हम सांस छोड़ते हैं, अंतः श्वसन यानी सांस लेना, तो उच्च श्वसन के समय तो ठीक इसका विपरीत, ऊपर की तरफ के ठीक विपरीत नीचे हो जाएगा और बाहर के ठीक विपरीत यानी उल्टा अंदर, या नीचे और अंदर की ओर गति करती है। ठीक, देखिए यहाँ पर दिया है उच्च श्वसन में पसलियां नीचे अंदर की ओर आ जाती हैं। अगला है ग नंबर कि मछली में श्वसन के लिए अंग है, मछली में श्वसन के लिए उनमें गलफड़ा पाया जाता है, ये हो जाएगा चौथा। घ है श्वसन के फलस्वरूप गैस निकलती है, जब हम श्वसन करते हैं तो हमारे शरीर से कौन सा गैस निकलता है, तो इसमें भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए गलती से 3 लिख दिया है, ये 4 है, 1 2 3 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी के शब्दों से मिलान करें, इसका मिलान करना है। तो देखिए रंध्र, रंध्र जो है पाया जाता है आपके पौधे में, पौधे की पत्तियों में पाया जाता है, इसका मिलान हो जाएगा पौधे के साथ। और फेफड़ा, फेफड़ा जो है मनुष्य में पाया जाता है, सब सांस लेने के लिए अंग है, श्वसन अंग है। गलफड़ा जो है वह मछली में पाया जाता है, मछली गलफड़े से सांस लेती है। और केंचुआ जो है त्वचा सांस लेता है। यानी कि पहला का ख, दूसरा का घ, तीसरा का क और चौथा का ग। अगला प्रश्न है तीसरा, रिक्त स्थानों को भरे। तो पहला है कि अंतः श्वसन में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है तथा उस श्वसन में खाली स्थान विमुक्त होता है। तो अंतः श्वसन में देखिए ऑक्सीजन, इसमें भरा जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस प्रयुक्त होता है। और उस श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस श्वसन में हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जगह छोटा था तो ऊपर नीचे करके लिखना पड़ा, अंतः श्वसन। देखिए आपको दिखाते हैं कि ऑक्सीजन युक्त हवा शरीर के अंदर ले जाने की क्रिया अंतः श्वसन, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को शरीर में बाहर निकालने की क्रिया उस श्वसन। इसके बाद देखिए यह कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को क्या कर देता है, तो चूने के पानी को हम लोग देखेंगे तो ये पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन में भी आप लोग पढ़े थे कि जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो उसका रंग दूधिया कर देता है, तो इसमें दूधिया हो जाएगा। दिया भी है यहाँ पर सबसे लास्ट में
चूने कार्बन डाइऑक्साइड को डालने पे देखिए चूने के पानी का रंग जो है बदल देता है। इसके बाद अगला है तीसरा नंबर प्रश्न कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन आपका ऑक्सीश्वसन कहलाता है। देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन ऑक्सीश्वसन कहलाती है। तो इसमें भर देंगे हम लोग ऑक्सीश्वसन। तो इसमें हो जाएगा ऑक्सीश्वसन। और चौथा है रिक्त स्थान कि अनॉक्सी श्वसन की अनुपस्थिति में होता है। तो किसकी अनुपस्थिति में? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन। तो ये हो गया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। रिक्त स्थान पूरा हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला कह रहा है कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। लिखने वाला जितना भी है, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो श्वसन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑक्सी श्वसन और दूसरा होता है अनॉक्सी श्वसन। अभी हम लोग भरने वाला में भी देखे थे इसको। 5वां नंबर प्रश्न है कि अनॉक्सी श्वसन क्या है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन अनॉक्सी श्वसन कहलाती है। इसमें ग्लूकोज अपघटित होकर अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा देता है। उसका रासायनिक समीकरण लिख लेंगे हम लोग, सूत्र लिख लेंगे। ग्लूकोज यह विघटित होकर अपघटित होकर अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा 28 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज का यह रासायनिक सूत्र है C6H12O6। जो टूटता है तो 2C2H5OH इथाइल अल्कोहल बनता है प्लस 2CO2 और प्लस एनर्जी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न करने से पहले रुकिए इस सब का उत्तर दिखा देते हैं आप लोगों को। श्वसन देखिए यहाँ पर ऑक्सी श्वसन के बारे में दिया हुआ है, अनॉक्सी श्वसन के बारे में यहाँ पे, तो उसका उत्तर लिखना है। तो यहाँ से लिखा जाएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। इसमें क्रिया का फलस्वरूप अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा प्राप्त होता है। और यहाँ पर देखिए ये उसका रासायनिक अभिक्रिया दिखाया हुआ है। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न है, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का महत्व बताएं। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का क्या महत्व होता है। देखिए पहले उत्तर देख लीजिए, इसके बाद किताब में भी दिखा देते हैं आप लोगों को कैसे लिखना है और कहाँ से लिखना है। श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का बहुत महत्व है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही श्वसन द्वारा ग्लूकोज अणुओं का रासायनिक अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 और जल प्राप्त होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। इसी ऊर्जा का उपयोग जीव अपने कार्यों के लिए करते हैं। अब चलते हैं किताब में। तो देखिए किताब में यहाँ पर श्वसन हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर ग्लूकोज अणुओं का अपघटन के फलस्वरूप CO2 और जल प्राप्त होता है, ऊर्जा मुक्त होती है और इस ऊर्जा का उपयोग जीव अपने कार्य के लिए करते हैं। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न है अंतःश्वसन तथा उच्च श्वसन में क्या अंतर है। अंतःश्वसन और उच्च श्वसन में अंतर दिखाना है। तो ऑक्सीजन युक्त हवा शरीर के अंदर ले जाने की क्रिया अंतःश्वसन तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उच्च श्वसन कहलाती है। अंतःश्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है तथा डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। उच्च श्वसन में पसलियाँ नीचे और
नीचे की ओर गति करती है तथा डायफ्राम ऊपर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। चलिए इसको किताब में भी देख लेते हैं, अंतःश्वसन और उच्छ्वसन को। देखिए, ऑक्सीजन युक्त हवा शरीर के अंदर ले जाने की क्रिया अंतःश्वसन तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उच्छ्वसन कहलाती है। और यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा एक अंतर। और दूसरा अंतर देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अंतःश्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और तथा डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है यहाँ तक। और उच्छ्वसन में पसलियाँ नीचे की ओर आ जाती है और जबकि डायफ्राम ऊपर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। ये अंतर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न है, सांस लेने छोड़ने एवं श्वसन में क्या अंतर है? दोनों में अंतर दिखाना है। तो देखिए, पहला अंतर कि इसमें ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। O2 अंदर जाता है और CO2 बाहर निकलता है। किस में? ब्रेथिंग में, सांस लेना और छोड़ना। और श्वसन में देखिए, इस क्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर CO2 और जल देता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है। दूसरा अंतर है दोनों में कि यह सांस लेना और छोड़ना में है कि यह कोशिकाओं के बाहर होने वाली क्रिया है। श्वसन जो है यह कोशिकाओं के अंदर होने वाली क्रिया है। तीसरा अंतर है सांस लेना और छोड़ना में। देखिए, इस क्रिया में ऊर्जा खर्च होती है और श्वसन में लिखेंगे कि इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। इसके बाद चौथा अंतर है कि इस क्रिया में एंजाइम की सहभागिता नहीं होती है। किसमें? ब्रेथिंग में। ब्रेथिंग में जो है एंजाइम की सहभागिता नहीं होती है। और वही श्वसन में लिखेंगे कि इस क्रिया में एंजाइम की सहभागिता होती है। ये अंतर हो जाएगा। अब आते हैं इसे किताब में देखने के लिए, किताब में कहाँ से हम लोग लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है अंतःश्वसन उच्छ्वसन, इसी को कहते हैं सांस लेना और छोड़ना यानी ब्रेथिंग। और ये श्वसन यानी रेस्पायरेशन। इन दोनों में देखिए अंतर, 4 अंतर दिखाया हुआ है, इसी को बस लिख देना है। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऑक्सी श्वसन तथा अनॉक्सी श्वसन एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। ठीक, इसमें भी अंतर दिखाना है ऑक्सी में और अनॉक्सी में। तो ऑक्सी का लिखेंगे पहले कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक इसका उल्टा अनॉक्सी देखिए, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह उपस्थिति यानी कि उसके प्रेजेंटी में होता है और यह एब्सेंटी में, यानी यह बिना ऑक्सीजन का होता है और यह ऑक्सीजन का होता है। दूसरा अंतर है कि ग्लूकोज पूर्ण रूप से CO2 तथा जल में ऑक्सीकृत आगे है होता है। ग्लूकोज पूर्ण रूप से CO2 तथा जल में ऑक्सीकृत होता है। ठीक, और इसमें हो जाएगा दूसरा अंतर अनॉक्सी श्वसन में कि ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल तथा CO2 में टूटता है। इसमें ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज जो है टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है। ठीक, और इसमें जो है टूटता है तो इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अगला अंतर है तीसरा, इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है ऑक्सी श्वसन में, और इसमें जो है तीसरा में इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए इसको किताब में देख लेते हैं, ऑक्सी और अनॉक्सी के बारे में अंतर कहाँ से लिखेंगे हम लोग। तो देखिए, ये रहा ऑक्सी श्वसन और ये अनॉक्सी श्वसन, इसी का अंतर लिखना है। तो हम 3 अंतर कर दिए हैं, यह 2 ही में लिखा है। हम एक लाइन इसको बढ़ाए हैं, इसमें ये अधिक ऊर्जा मुक्त होती है और ये कम ऊर्जा मुक्त होती है, ये दोनों को अलग कर दिए हैं, तीसरा नंबर कर दिए हैं। बाकी जो है एकदम सेम लिख लेना है। यही ऑक्सी और अनॉक्सी का अंतर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। 9 के बाद दिया है 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अपने परिवार के सदस्यों की श्वसन दर मापें और उनमें अंतर के कारणों का पता लगाएं। ठीक,
अपने परिवार के सदस्यों का श्वसन दर मापना है, यानी कि कौन कितना 1 मिनट में कितना सांस ले रहा है इसको मापना है, तो अपने परिवार करना है। ये एक क्रियाकलाप है, आप लोग कर सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न कह रहा है कि यदि धरती से पौधों को समाप्त कर दिया जाए तो क्या होगा, कक्षा में चर्चा करें। इसको भी चर्चा करना है, लेकिन फिर भी ये सभी लोग जानते हैं कि पौधे समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा। इसका देखिए आंसर तैयार भी किए हैं। 11 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा कि यदि धरती से पौधों को समाप्त कर दिए जाए तो धरती पर जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सभी सजीवों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। हमें जितना भी ऑक्सीजन जीवित रहने के लिए हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, अंतः श्वसन करते हैं, वह सारा पेड़ पौधे से ही प्राप्त होता है, क्योंकि जानते हैं पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, वायुमंडल में बाहर निकालते हैं। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न इस चैप्टर का कि दिया है, रात्रि में पौधों के निकट नहीं सोना चाहिए, क्यों। रात में पौधों के निकट क्यों नहीं सोना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12वां कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ दिन में ही होता है, जिससे CO2 तथा O2 का अनुपात, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, O2 यानी ऑक्सीजन का अनुपात संतुलित रहता है। रात्रि में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो O2 की मात्रा यानी ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में कम हो जाती है तथा CO2 का उपयोग नहीं होने से इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण वृक्षों के नीचे सांस लेने में कठिनाई होती है और गर्मी लगती है। इसीलिए रात्रि में पौधों के निकट नहीं सोना चाहिए। अब इसका उत्तर देखिए आपकी किताब में दिया हुआ है, वहाँ से हम लोग लिखेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे लास्ट में दिया है कि रात्रि में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, यानी कि यहाँ से लेकर, तो ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में कम हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं होने से इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण वृक्षों के नीचे सांस लेने में कठिनाई होती है और गर्मी लगती है। यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, लास्ट में लिख देना है कि इसलिए रात्रि में वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए। हो गया। तो आज हम लोग 15वां पार्ट क्लास 7 के विज्ञान पाठ में 15 नंबर अध्याय का प्रश्न उत्तर हल किए, और उसमें यह भी जाने कि प्रश्न उत्तर को कैसे हम लोग खोजते हैं। किसी भी प्रश्न का उत्तर किताब के अंदर ही दिया रहता है, लेकिन अगर बढ़िया से इसको एक बार रीडिंग लगा लिया जाए, समझ लिया जाए, पढ़ लिया जाए, तो हम प्रश्नों का उत्तर हम तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग प्रश्न उत्तर को इस तरह से किताब के अंदर से खोजना ज़रूर सीखिए। अगले चैप्टर में भी इसी तरह से आप लोगों को उत्तर दिखा कर प्रश्नों का लिखवाया जाएगा, और कोशिश यही रहता है मेरे तरफ से सभी बच्चों को कि आप लोग प्रश्न को समझिए, उत्तर को समझिए, किताब को बढ़िया से समझ कर पढ़िए, उसको रटने के फेर में मत रहिए। रटिएगा तो वो तुरंत कुछ दिन बाद आपके दिमाग से गायब हो जाएगा, भूल जाइएगा आप समझिएगा तो आपको जीवन भर याद रहेगा। तो रटे नहीं, समझें इसे और शुद्ध लिखने का प्रयास करें। साफ साफ शुद्ध, यानी कि जितना भी मात्रा होता है स्वर और व्यंजन का, हर्षिकार, दीर्घकार, हर्षुकार, दुर्कार, बिंदी वगैरह जो भी कहाँ दिया जाता है कहाँ नहीं, ये सब जो है शुद्ध लिखने का। और हम कोशिश यही करते हैं कि अपने प्रश्नों के उत्तर में जो भी लिखवाते हैं, लिखते हैं, इसमें कहीं पर गलतियाँ ना हो, किसी वाक्य को पढ़ने में असुविधा ना हो, उस तरह से न लिखा हो कि पढ़ने में कुछ अटपटा सा लगे, या उनका स्वर और व्यंजन के जो मात्राएं होती हैं, यानी शुद्ध लिखने का जो तरीका होता है, वो सब कुछ फॉलो करते हुए, ताकि आप लोग जब उत्तर तैयार करें, अपने कॉपी में लिखें, फेयर कॉपी बनाएं, तो बढ़िया से उसे अपने फेयर पे उतार सकें। तो मिलते हैं अब आपसे अगले चैप्टर में। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, किसी दूसरे बच्चों को भी दीजिएगा पढ़ने के लिए, बताइएगा। और धन्यवाद सबको हमारा वीडियो देखने के लिए और इससे अध्ययन करने के लिए। बने रहिए आप लोग।
पंकज सर के इस चैनल पे। सबको धन्यवाद।